जय हिंद दोस्तों। तफ्तीशी ऑफिसर मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, तो यह वीडियो प्रत्येक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी आईओ का कार्य मेरा कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी गण कर रहा है तो उन सभी को इन सभी कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तफ्तीशी अफसर जब भी किसी घटनास्थल पर मीन्स घटनास्थल पर कब पहुंचेगा, जब उसे सूचना प्राप्त होती है, चाहे वो एमएचसी के थ्रू हो या फिर कोई भी उसको फोन पर सूचित करता है या फिर कहीं भी रास्ते में उसको कोई भी सूचित करता है। तो यदि किसी भी तफ्तीशी अफसर को कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो सबसे पहले उसे घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का जायजा लेना चाहिए कि अपराध वास्तव में घटित हुआ भी है या नहीं, और यदि अपराध घटित हुआ है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तुरंत चाहे उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके या फिर उसके ऊपर जो भी 107-51 की कार्रवाई होती है, मीन्स जो अभी 126-70 है, उस तरह की कार्रवाई करे। और अदरवाइज यदि वहां पर कोई भी ऐसा अपराध घटित नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर आसपास वाले लोग भी होते हैं भाई, जो भी हाजिर लोग होते हैं, इसके अलावा वहाँ पे मीन्स जो अपराधी पार्टी होती है या पीड़ित पार्टी होती है, उनके बीच संघर्ष या स्पर्श की कोई स्थिति वहाँ पे देखने को मिलती है, तो या फिर कोई भी भौतिक साक्ष्य वहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मीन्स जो भी यदि वहाँ पे ऐसी कोई घटना हुई है तो आपको कोई भी साक्ष्य, कोई भी हाजिर लोग या कोई भी मीन्स इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी कि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि घटना घटित हुई है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट, एक पुलिस ऑफिसर, एक आईओ का यह कर्तव्य होता है कि वह मौके पर पहुंचे और वहां पर भौतिक साक्ष्यों या हाजिर लोगों के आधार पर यह पता करे कि वहां पर एक्चुअल में घटना घटित हुई है या नहीं है। यदि हुई है तो उस पर एफआईआर दर्ज करके तुरंत कार्रवाई करे, अदरवाइज उस पर कोई भी जांच या तफ्तीश की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 किसी भी तफ्तीशी अफसर के लिए वो जरूरी है, वो है कि यदि अपराध घटित हुआ है, क्योंकि अपराध घटित नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक सी बात है भाई, कोई कार्रवाई नहीं बढ़ती, लेकिन यदि अपराध घटित हुआ है तो उसकी एक श्रेणी है। मीन्स 2 तरह के अपराध होते हैं, संगीन अपराध और या फिर असंज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध मीन्स कोग्निजेबल ऑफेंस। यदि कोग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें हमने आप सभी लोगों को पता है कि भाई तुरंत 173 और बीएनएसएस के तहत एफआईआर दर्ज करके हमारा तफ्तीशी अफसर कार्यवाही शुरू कर देता है। परंतु यदि असंज्ञेय अपराध है तो हमें बीएनएसएस की ही धारा नंबर 174 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है कि कोई भी पुलिस अफसर यदि घटनास्थल पर पहुंचता है तो उसको सबसे पहले सभी जो घटनास्थल पर मौजूद तथ्य हैं या तत्व हैं उन सभी को हमारे एक केस से जोड़ के उनको देखना चाहिए, क्योंकि जितने भी तत्व होते हैं जो घटना स्थल को हमारे से मीन्स जोड़ते हैं, उस केस से जोड़ते हैं, उन सभी की उसको उचित मीन्स सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। और यदि वह किसी भी तरीके का भौतिक साक्ष्य वहाँ से प्राप्त होता है या कोई भी हाजिर लोग प्राप्त होते हैं तो उनसे उसके बारे में जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आता है। पॉइंट नंबर 4 हमें बताता है कि एक तफ्तीशी अफसर को कोई भी घटनास्थल पर जाकर विस्तृत तौर पर मीन्स एक खुलकर जानकारी लेनी चाहिए। विस्तृत तौर पर मतलब कि भाई अंदर से बाहर से एक एक चीज बारीकी से उसकी जांच करनी चाहिए कि क्या क्या यहाँ से तथ्य, क्या क्या यहाँ से सबूत उठाए जा सकते हैं, क्या क्या यहाँ से हमारे जो केस में मीन्स सहायता प्रदान करने वाले तथ्य हमारे लिए प्रदान मीन्स एकत्रित किए जा सकते हैं। तो हमें हमेशा कोई भी आईओ या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको विस्तृत तौर पर वहाँ से जानकारी एकत्रित करनी चाहिए, जो कि उसको आगे आने वाले उस केस में जो भी वो यदि अदालत के सामने भी पेश कर रहा है तो साक्ष्य मौके पे इकट्ठे करके और उनको आसानी से अदालत के सामने पेश कर सके। ठीक है भाई। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आता है कि कोई भी जो हमारा तफ्तीशी अफसर होता है जो घटनास्थल पर पहुंचता है तो उसको बारीकी कोई छोटी मोटी चीज दे के सीधा मीन्स किसी को भी आरोपी बना देना या किसी को भी निर्दोष साबित कर देना, इस मतलब कि लास्ट पॉइंट पर पहुंच नहीं जाना चाहिए मेरे भाई। उसको बारीकी से एक एक चीज देखनी चाहिए और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर वो और हाजिर लोगों के मीन्स कोई भी हाजिर लोग है वहां पे जो आपको बयान दे रहे हैं तो उनके आधार पर और भौतिक साक्ष्य के आधार पर या संघर्ष या स्पर्श हुआ है, किसी का कोई सामान रह गया है तो उसके आधार पर किसी व्यक्ति को निर्दोष या फिर दोषी के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं या उनके सबूत पेश कर सकते हैं न्यायालय के सामने, ना कि हम खुद से ही कोई छोटा मोटा सबूत मिला और हम किसी को भी दोषी या निर्दोष साबित कर दे। तो ये ऐसे उतावलेपन में हमें कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आ जाती है कि भाई हम जितने भी ये भौतिक साक्ष्य, पॉइंट नंबर 6 होता है
कि ये जितने भी हम भौतिक साक्ष्य इकट्ठे करते हैं या वहाँ से सबूत उठाते हैं, तो वो अदालत में जाके सूक्ष्म प्रशिक्षण होता है कि मीन्स उनकी जांच, जो अदालत जांच करती है उनमें बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो सूक्ष्म प्रशिक्षण करते हैं। तो इसलिए हमें एक एक जो भी सबूत है वो बहुत सावधानीपूर्वक और बहुत बारीकी से उसकी तफ्तीश करके सावधानीपूर्वक वो अदालत में पेश करने चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 आता है कि भाई जिसके साथ घटना घटित है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, उसकी भाई कहीं तक भी पहुंच हो सकती है। मीन्स समाज में उसकी सामाजिक आप पहुंच लगा लीजिए, राजनीतिक पहुंच लगा लीजिए, आर्थिक तरीके से उसकी पहुंच लगा लीजिए, या मीन्स धार्मिक तरीके से, किसी भी तरीके से उसका वो जो होता है ना भाई, वो ऊंचा हो सकता है। मीन्स कोई एमएलए का भी बेटा हो सकता है, एमपी का भी बेटा हो सकता है, या किसी भी तरीके की उसकी पहुंच हो सकती है। तो बिना विचलित हुए अपने केस में तफ्तीश करे और बिना किसी की सिफारिश को माने सत्यता तक पहुंचे। मीन्स उस मामले में सत्यता हमें, मीन्स सबूत और हाजिर लोग या फिर घटनास्थल पर संघर्ष और संपर्श हमें क्या मीन्स हमें निर्देश दे रहे हैं, क्या हमें बताना चाह रहे हैं, क्या हमें वो एक सूचना प्रदान कर रहे हैं कि ये चीज़ एक्चुअल में घटित हुई है। तो ऐसे जो समाज में उच्च पद हैं उनसे विचलित हुए बिना आपको अपने केस में कार्रवाई करनी चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। तो पॉइंट नंबर 8 कहता है कि हमें यदि कोई भी ऐसा मामला है तो तुरंत उस घटनास्थल पर पहुंचकर सावधानीपूर्वक एक एक चीज़ चेक करनी चाहिए और जो वहाँ पर हाजिर लोग हैं उनसे सूचना एकत्रित करनी चाहिए। और यदि उनमें से हाजिर लोग भी यदि सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं झूठे तरीके से, मीन्स वो उस मामले को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उनके ऊपर भी शक की नज़र से देखना चाहिए, ना कि हर एक बात के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 बताता है कि हर एक तफ्तीशी अफसर को यदि वह घटनास्थल पर पहुंच जाता है तो उसको सबसे पहले तुरंत जो वहां पर भौतिक साक्ष्य है उनको उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और उनको ढक कर रखना चाहिए, ठीक है भाई। उनको ढकने के बाद ताकि उनको जब उठाया जा सके तो उनको जो भी प्रयोगशाला में, मीन्स हम पैक और सील करके प्रयोगशाला में भेजते हैं, तो उनको सावधानीपूर्वक भेजा जा सके भाई, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 सीधा सीधा हमें यह बताता है कि हमें घटनास्थल पर पहुंचकर चाहे वह पीड़ित व्यक्ति है, चाहे वह जो हमारा अपराधी व्यक्ति है, तो आरोपी और पीड़ित व्यक्ति के ऊपर यदि हम घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और यदि हमें कोई सबूत नहीं मिलता तो हमें बारीकी से एक एक चीज़ देखनी चाहिए। वहां पर आपको चाहे भाई किसी का कंधे का निशान लगा हो, कोई रोड पर घिस्टन लग रही हो, या किसी का बाल टूट के पड़ गया हो, मीन्स यदि किसी दो पार्टी के बीच संघर्ष स्पर्श हुआ है तो उनका वहाँ पर ज़रूर आपको सबूत मिलेगा। तो वहाँ से सबूत या साक्ष्य इकट्ठा करके आप आसानी से अदालत में पेश कर सके। इसलिए आपको वो संघर्ष और स्पर्श में जो भी चीज़ें वहाँ से निकलती है तो उनको बरामद करके आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 11, तो पॉइंट नंबर 11 तफ्तीशी अफसर का हमें बताता है कि एक्चुअल में हमें वहाँ पर पहुंचकर जब तक हम मीन्स जो हमारी डॉग स्क्वाड टीम होती है या उच्च अधिकारीगण होते हैं या फिर जो फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट वाले होते हैं, तो इस तरीके के जो भी विशेषज्ञ वहाँ पर पहुँच नहीं जाते तो तब तक हमें वहाँ से जो भौतिक साक्ष्य होते हैं वो नहीं उठाने चाहिए। भौतिक साक्ष्य कब उठाएंगे? जब ये सभी अफसर या फिर ये सभी विशेषज्ञ अपनी जो भी जाँच है, जो भी अपनी प्रक्रिया है वो निभा चुके हों, उसके बाद हमें भौतिक साक्ष्य उठाने चाहिए। और पॉइंट नंबर 12 हमें यह बताता है कि उन भौतिक साक्ष्यों को उठाकर हमें सुरक्षित रखना चाहिए। इसके बाद हमें जो भी जरूरी फार्म है उन फार्मों को भर के, पत्र व्यवहार करके, उन भौतिक साक्ष्यों को पैक और सील करके हमें विशेषज्ञ की राय के लिए जो भी लेबोरेटरी है, मीन्स प्रयोगशाला है, वहाँ पे भेजना चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 हमें बताता है कि उस घटना स्थल पर पहुंचकर हमें क्या क्या पता करना चाहिए कि एक्चुअल में उस अपराध का, उस घटना को घटित करने का मोटिव या उद्देश्य क्या था, क्यों वह घटना घटित हुई। तो यदि हम उस उद्देश्य को जान लेते हैं तो आसानी से हम अपराधियों तक भी पहुंच सकते हैं। उस केस को साबित करने में आसानी से हम कोर्ट के सामने भी अच्छे से अपना पक्ष रख सकते हैं। तो हमें उसका मोटिव, मीन्स क्या मोटिव था, वो रेप लगा लीजिए आप, किडनैपिंग लगा लीजिए, या फिर किसी के साथ चोट हुई है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, तो यदि उसका उद्देश्य मीन्स दोनों पार्टियों का नाम नंबर जानकारी लेके, हाजिर लोगों से जानकारी प्राप्त करके उसका मोटिव, एक्चुअल में उसका उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं, तो हम आसानी से उस केस की तह तक पहुंच सकते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 14, तो पॉइंट नंबर 14 हमें बताता है कि हमें एक्चुअल में एक टीम वर्क के तौर पर
कार्य करना चाहिए। जो भी हमारा तफ्तीशी अफसर है उसको अपने सहायक ऑफिसर के साथ एक टीम वर्क में कार्य करना चाहिए। उस टीम वर्क में अच्छे अच्छे अनुभवी आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होने चाहिए, और जो वे अनुभवी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो अलग अलग कार्य में निपुण होने चाहिए, ताकि वो सारा कार्य आसानी से पूरा कार्य किया जा सके और मीन्स जो भी मुकदमा होता है उसकी तह तक पहुंचा जा सके। इसके बाद पॉइंट नंबर 15 हमें बताता है कि जो भी हमारे मुखबर खास या फिर हमारे पुलिस के इमदादी लोग जो भी उस घटना स्थल के आसपास रहते हैं उनसे हमें सूचना एकत्रित करनी चाहिए, और उस सूचना को किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के साथ कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना भाई। मुखबर से छोटी छोटी मीन्स, क्योंकि यार आसपास के जो मुखबर होते हैं, सरपंच होते हैं या आपके पुलिस इमदादी लोग होते हैं, वो आपको एक्चुअल में उस घटना के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं भाई। ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 16, तो पॉइंट नंबर 16 हमें बताता है कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति है, जो भी जिसके ऊपर आप आरोप लगे हैं, जिसके ऊपर आपको शक है, उन लोगों के ऊपर आपको कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, ताकि वो वहां पर जो भी सबूत होते हैं उनको नष्ट ना कर सके या फिर वो मौके से फरार ना हो सके। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें कि उस व्यक्ति के, संदिग्ध व्यक्ति या आरोपी व्यक्ति के ऊपर कड़ी और पैनी नजर रखनी चाहिए। ठीक है ना भाई। इसके बाद पॉइंट नंबर 17, तो पॉइंट नंबर 17 हमें बताता है कि शैली, उस जो अपराध हुआ है उस अपराध की शैली क्या है, क्योंकि शैली के आधार पर तरीका ए वारदात हमें पता चलती है कि ऐसे तरीके से तो वारदात पहले भी 2-3 जगह हुई है। तो यदि तरीका ए वारदात हुई है तो हम आसानी से किसी भी आरोपी को पहचान सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं या फिर उस आरोपी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है भाई। फिर उसको पूछताछ में बुला के, आपको पता है कि आसानी से हम उसको मीन्स इन्वेस्टिगेट करके, मीन्स उससे आराम से पूछताछ करके, मीन्स इंटेरोगेट करके हम उसको साबित कर सकते हैं कि भाई ये निर्दोष या दोषी है। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 18 कि अपराध स्थल पर, जो घटना स्थल है वहां पर मौजूद कोई भी चीज, सामान्य तथ्य हो, सामान्य गवाह हो या कोई भी सामान्य भौतिक साक्ष्य हो, किसी भी सामान्य भौतिक साक्ष्य या कोई भी ऐसी चीज गिरी हुई हो वहां, तो उसको सामान्य तरीके से नहीं लेना चाहिए। हर एक चीज के को शक के दायरे में लेना चाहिए, क्योंकि वो सामान्य भौतिक साक्ष्य ही हमारे लिए बहुत जरूरी साबित हो सकते हैं। तो कोई भी चीज को सामान्य तरीके से लेके उसको वहां पर छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि वहां पर अपनी उपस्थिति बनाए रखें और एक एक चीज को बारीकी से उठाएं, बारीकी से उसको सबूत इकट्ठा करें। ठीक है भाई। इसके बाद पॉइंट नंबर 19 हमारा जो एक आईओ के कर्तव्य होते हैं उसमें है कि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति के साथ हमारे आईओ का एक सहानुभूति पूर्वक एक मीन्स व्यवहार होना चाहिए, उसके साथ बहुत ही कुशलता के साथ पेश आए। और यदि आपको उनके जो पीड़ित व्यक्ति उनमें से भी किसी एक दो पेशक हो तो उसको पैनी नजर से देखना चाहिए, मीन्स एक निगरानी के तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि सबसे पुलिस का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को वह शक की नजर से देखे। ठीक है ना भाई। इसके बाद लास्ट पॉइंट नंबर 20, तो पॉइंट नंबर 20 कहता है कि हमें कोई भी जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो उसका क्या कार्य है, कभी भी उसको अति विश्वासी या उत्साही नहीं होना चाहिए कि एकदम से वहां पे जाए यार भाई ये निर्दोष है, ये मीन्स दोषी है, या फिर वो अपने आधार पे कोई भी मीन्स ऐसा फैसला ले। उसको ईमानदारी के तरीके से धैर्य पूर्वक होते हुए निष्पक्षता से मीन्स बिना किसी भेदभाव के अपने समर्पण भाव से अपने कार्य को करना चाहिए, ताकि उस मामले की तह तक पहुंच सके और जो मौके के जो सबूत है, साक्ष्य हैं या हाजिर लोगों के जो बयान है उनको उठा सके और एक्चुअल में पूरे मामले की तफ्तीश एक सत्यता के साथ करके जो एक्चुअल में वास्तव तौर पर जो दोषी व्यक्ति है उनको कोर्ट के थ्रू उनको सजा दिलवा सके। तो यही हमारा पुलिस का सबसे परम कर्तव्य है। तो तफ्तीशी अफसर के ये सभी कार्य आप भी लोग देख सकते हैं, और जो हमारे जो मीन्स आम नागरिक है उनके लिए भी ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए यदि उनके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो यदि तफ्तीशी अफसर इसमें लापरवाही बरतता है तो वो उनको भी सुझाव या सूचना दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।